वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। फिल्म की शुरुआत में हमें कश्मीर के बारामुल्ला का दृश्य दिखाया जाता है, जहां शोएब नामक बच्चा एक सफेद ट्यूलिप फूल की कली देखता है। फिर शोएब को कोई बुलाता है और शोएब उसके साथ चल देता है। शाम के वक्त सार्वजनिक स्थान पर जफर नामक एक व्यक्ति जादू दिखा रहा होता है, जहां वह एक बच्चे को बक्से में डालकर गायब करने वाला था। शोएब भी यह जादू देख रहा था और एक मुंह ढके हुए आदमी के कहने पर शोएब वॉलंटियर बनता है, यानी जादूगर जफर शोएब को गायब करेगा। इसके बाद सीन कट होता है और हमें एक पोस्टर दिखाया जाता है जहां शोएब के लापता होने की बात थी। जी हाँ दोस्तों, जादू के वक्त बक्से के अंदर जाने के बाद शोएब एकदम से गायब हो चुका था। यहाँ से सीन डीएसपी रिदवान सैयद पर आता है, जो अपने परिवार पत्नी गुलनार, बेटी नूरी और छोटा बेटा अयान के साथ कश्मीर के बारामुल्ला में आ रहे थे। रिदवान की यहाँ नई पोस्टिंग हुई थी और उन्हें खास इसी सिलसिले में बारामुल्ला लाया गया था कि वह शोएब के गायब होने वाले केस की छानबीन करें। रिदवान के जीवन में अतीत में कुछ कंट्रोवर्शियल हुआ था और उसे लेकर रिदवान के अंदर एक ट्रॉमा भी है। जब उनकी गाड़ी किसी जानवर से हल्का टकराती है तो हम रिदवान की उंगलियां हिलते देखते हैं, जो उनके ट्रॉमा को दर्शाता है। रिदवान को यहाँ सरकार से एक पुराना लेकिन रेनोवेटेड घर मिलता है, जिसमें उनका परिवार रहने लगता है। और अगले सीन में रिदवान पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात इंस्पेक्टर शौकत अली से होती है। शौकत बताते हैं कि उन्होंने जादूगर जफर को पकड़ कर रखा है और उसकी अच्छी खासी धुलाई भी हो चुकी है। फिर भी जफर यह नहीं मान रहा कि उसी ने शोएब को किडनैप किया है। शोएब यहाँ के पूर्व विधायक XMLA का बेटा था, इसलिए उसके गायब होने की खबर पूरी मीडिया में आग की तरह फैल गई थी। सभी जफर को ही दोषी मान रहे थे, लेकिन रिदवान का मानना था कि जफर बेकसूर है। रिदवान यहाँ अपने सामने जफर से वापस वही जादू वाला ट्रिक करवाते हैं। जादू की तकनीक ये थी कि बक्से के अंदर एक छिपा हुआ कंपार्टमेंट होता है, जिसमें बच्चे छिप जाते थे। शोएब भी उसी में छिपा होगा, लेकिन वहाँ से वह एकदम से कैसे गायब हो सकता है। ये जादू कई लोगों की आंखों के सामने हो रहा था, इसलिए शोएब का एकदम से वहाँ से गायब होना बहुत ही आश्चर्यजनक था। शोएब के गायब होने के बाद बचे थे तो सिर्फ उसके कुछ बाल, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्हें कैंची से काटा गया था। दूसरी तरफ हम दो लोगों से मिलते हैं, जिनके नाम है खालिद और जुनैद। ये दोनों किसी तरह की फसल और खेती करने की बात कर रहे थे और इनकी बातों से साफ था कि ये लोग कोड वर्ड्स में बात करके कुछ तो गलत प्लान कर रहे हैं। रिदवान के बेटे अयान को एक कमरे के फर्श के नीचे गुप्त जगह मिलती है, जहां उसे एक डिब्बा मिलता है जिसके अंदर कौड़ियां थी शेल्स, जिनका उपयोग खेल या भविष्य बताने में होता है। अयान कौड़ी उछाल कर खेलने लगता है, लेकिन एक बार जब वह कौड़ी उछालता है तो एक कौड़ी नीचे नहीं आती, जैसे किसी ने उसे ऊपर ही पकड़ लिया हो। फिर अयान को ऊपर किसी के चलने की आवाज आती है और इस आवाज का पीछा करते हुए अयान एक कमरे तक पहुंचता है, पर उसकी माँ उसे खाने पर बुला लेती है। इस घर में परिवार के साथ एक केयरटेकर भी था, जिसे ये लोग इकबाल चाचा कहते थे। नूरी इस घर को लेकर ढेरों शिकायतें करती है, जैसे नेटवर्क न होना, इंटरनेट न होना और कमरे से कुत्ते की बदबू आना। अगले दिन कुछ स्थानीय बच्चे इनके घर की दीवार पर काफिर लिख देते हैं, जिससे नूरी बहुत परेशान हो जाती है। नूरी भी अपनी फैमिली के अतीत से ट्रॉमेटाइज्ड है और यह एक शेयर्ड ट्रॉमा है नूरी और उसके पिता रिदवान के बीच। इसी बीच दो अजीब घटनाएं होती है। पहली, इकबाल चाचा हर दिन एक प्लेट में चावल और मछली लेकर घर के उसी खास कमरे में जाते थे, और दूसरी की गुलनार को अपने अलमारी से आवाज आती थी और वहाँ एक तेल का डब्बा गिरा हुआ मिलता था। रिदवान पूर्व विधायक अंसारी के घर जाते हैं और वहाँ वह खालिद से टकराते हैं। अंसारी गुस्से में थे क्योंकि उनका बेटा शोएब अब तक नहीं मिला था और उनके हिसाब से जफर ही किडनैपर है। अंसारी ऐसा इसलिए मान रहे थे क्योंकि अब तक उन्हें कोई फिरौती का कॉल नहीं आया था। बातचीत के दौरान रिदवान की नजर शोएब और उसके दो दोस्तों की एक फोटो पर जाती है, जिसे वह चुपके से अपने फोन में ले लेते हैं। खालिद और जुनैद कंप्यूटर पर किसी से बात करते दिखते हैं, जिसकी आवाज मॉड्यूलेटेड थी। वह कह रहा था कि उन्हें खेती के लिए तैयार रहना है क्योंकि उन्होंने अगली फसल ढूंढ ली है। एक सीन में कुछ बच्चे पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे थे। एक पत्थरबाज, जिसका नाम फैजल था, भागते हुए एक पुल पर पहुंचता है और वहां उसे एक सफेद ट्यूलिप फूल की कली दिखती है और वो भी गायब हो जाता है। रिदवान घर आते हैं और दीवारों पर काफिर लिखा पाते हैं। रिदवान खुद इसे साफ करने लग जाते हैं, जिससे उनका ट्रॉमा फिर से ट्रिगर होता है। अगले दिन रिदवान बारामुल्ला के ब्लूमिंग पेटल्स पब्लिक स्कूल में शोएब के दोस्तों से मिलते हैं। बच्चे बताते हैं कि शोएब हाल ही में किसी से दोस्ती के बाद काफी कट्टरपंथी हो गया था। वह अपने दोस्तों को काफिर और कुत्ते का बेटा कहता था, खासकर उस्मान को, जिसके पिता पुलिस के लिए काम करते थे। यहाँ के लोगों में पुलिस के खिलाफ नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे और तभी रिदवान की बेटी नूरी सबके सामने अपने पिता को पहचानने तक से इनकार कर देती है।
सोशल मीडिया पर भी कोई क्लासमेट नूरी की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं कर रहा था। तभी नूरी को खालिद का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है और दोस्ती की डेस्परेशन में नूरी वह रिक्वेस्ट स्वीकार करती है। नूरी फिर देखती है कि इकबाल चाचा प्लेट में चावल मछली लिए उस खास कमरे की तरफ जा रहे हैं। नूरी को फिर से कुत्ते की गंध आती है। देर रात अयान नींद खुलने पर कौड़ी लेकर उसी खास कमरे में जाता है। कमरे के अंदर उसे एक टोपी पहने बच्चे की परछाई दिखती है जो कौड़ी से खेल रहा होता है। ये भूतिया बच्चा अयान का दोस्त बन जाता है। और अगले सीन में फैजल, जो नाव पर परिवार के साथ मछली पकड़ रहा था, उसे दूर एक नाव दिखती है और नाविक उसे अपनी तरफ बुला रहा था। फैजल उधर जाता है और अगले ही क्षण वह नाव से गायब हो जाता है। और बचा था तो सिर्फ फैजल का कुछ बाल, ठीक वैसे ही जैसा शोएब के केस में हुआ था। पुलिस को पता लगता है कि फैजल गायब हो गया है और पिछले कुछ समय में बारामुल्ला में इसी तरह से बच्चे गायब होते रहे हैं। रिदवान पता लगवाते हैं कि पत्थरबाजी कौन करवाता है और नाम आता है अफजल का। अंडरकवर पुलिस अफजल पर नजर रखती है। अफजल भी खालिद और जुनैद के साथ मिला हुआ था। अफजल आतंकवादी संगठन से जुनैद को मिले पैसे पहुंचाता है ताकि जुनैद खेती कर सके। ये पैसे पाकिस्तान से आते थे। पुलिस अफजल का पीछा करते हुए उस जगह पर आती है जहां गोलीबारी होती है। जुनैद सारे कंप्यूटर आदि लेकर भाग जाता है, लेकिन अफजल को गोली लग जाती है और वह मारा जाता है। रिदवान को अफजल के पास से एक एन्क्रिप्टेड पेन ड्राइव मिलती है। जुनैद और खालिद फिर से उस कंप्यूटर वाले व्यक्ति से बात करते हैं और उनकी बातों से पता चलता है कि उनका प्लान बार बार असफल हो रहा है। कंप्यूटर वाला बंदा कहता है कि उन्हें अब डीएसपी रिदवान की दुखती नस पर हमला करना होगा। नूरी खालिद से टेक्स्ट पर बातें करने लग गई थी और खालिद उसे मिलने के लिए बुला रहा था। नूरी को बाहर आवाजें आती हैं और वह वापस उस खास कमरे तक पहुंचती है। कमरे के बाहर उसे एक कुत्ते की लार लगी हुई छड़ी मिलती है। नूरी को कुत्तों से एलर्जी थी और छड़ी छूने से उसे एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। रिदवान तुरंत नूरी को दवा देकर उसका रिएक्शन कंट्रोल करते हैं। रिदवान को लगता है कि नूरी यह सब जानबूझकर कर रही है ताकि वे लोग इस जगह से जा सकें। खालिद टेक्स्ट के जरिए नूरी को भड़का रहा था। अगले दिन रिदवान की टीम उस पेन ड्राइव को डिक्रिप्ट कर लेती है। इसमें कंप्यूटर वाले इंसान की आवाज में कुछ कोड थे। रिदवान समझ जाते हैं कि कोड्स के शुरुआती अंक B2 थे, जो बारामुल्ला के ब्लूमिंग पेटल्स पब्लिक स्कूल को दर्शा रहे थे। बाकी के अंक क्लास और रोल नंबर्स को दर्शा रहे थे, यानी सारे गायब हुए बच्चे उसी स्कूल से थे। नूरी खालिद से टेक्स्ट पर पूछती है कि उसने जो वीडियो बनाई है वह सही थी ना। तभी नूरी को कुत्ते की आवाज आती है और वह उस खास कमरे तक पहुंचती है। नूरी अपने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन करके कमरे के अंदर जाती है और कई दरवाजे खोलकर काफी अंदर तक चली जाती है। एक जगह नूरी को वही सफेद ट्यूलिप फूल दिखता है और तभी उसे कुत्ते के गुर्राने की आवाज आती है। नूरी भागती है, लेकिन कमरे का दरवाजा बाहर से बंद हो गया था। नूरी चिल्लाती है और उसके पीछे से धुआं निकलता है जो नूरी को जकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद नूरी की माँ गुलनार आती है, पर वहाँ उन्हें नूरी के बस कुछ कटे हुए बाल मिलते हैं और अब नूरी भी गायब हो चुकी थी। रिदवान इस बात को मीडिया से छिपा कर रखते हैं। इकबाल चाचा इशारे में बताते हैं कि उन्होंने उस लड़के खालिद को देखा है जिसके साथ नूरी घूम रही थी। खालिद की फोटो से रिदवान को याद आता है कि वह अंसारी के घर पर उससे टकराया था। रिदवान अंसारी की बीवी से मिलते हैं, जो बताती है कि खालिद ही वह दोस्त था जो शोएब को कट्टरपंथी बना रहा था। रिदवान खालिद के घर पर छापा मरवाते हैं, पर खालिद भाग चुका था। वहाँ उन्हें एक मोबाइल फोन मिलता है जिसमें नूरी की एक वीडियो थी। इस वीडियो में नूरी भारत के खिलाफ बोल रही थी, मकसद की बातें कर रही थी और अपने पिता को काफिर कह रही थी। और नेक्स्ट सीन गुलनार को अपने घर में एक औरत की भूतिया परछाई दिखती है और फिर नूरी के फोन की घंटी सुनाई देती है। वह उस आवाज का पीछा करते हुए अलमारी के पीछे वाली दीवार तक पहुंचती है। वहां वह दीवार हटाती है जिसके पीछे एक गुप्त कमरा था। इस कमरे में शिवलिंग और हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें थी, यानी घर के अंदर एक छोटा सा मंदिर था। रिदवान के घर आने पर गुलनार उन्हें बताती है कि यह घर पहले किसी पंडित परिवार का हुआ करता था। रिदवान को ऐसी भूतिया और सुपरनैचुरल बातों पर यकीन नहीं था। यहाँ हमें पता चलता है कि रिदवान और नूरी का अतीत का ट्रॉमा क्या था। पिछली पोस्टिंग में कुछ आतंकवादियों ने नूरी के स्कूल पर कब्जा कर लिया था। रिदवान आतंकवादियों से छिपकर लड़ रहे थे। इस दौरान हुई क्रॉस फायरिंग में नूरी का एक दोस्त उसकी आंखों के सामने मारा गया था, जिसे रिदवान ने गलती से मार दिया था। इसी कारण नूरी अपने पिता से नाराज थी और स्कूल में भी उसका बॉयकॉट किया जाता था। प्रेजेंट में जुनैद कंप्यूटर पर बात कर रहा होता है और उनका प्लान फिर से फेल हुआ होता है। कंप्यूटर वाला व्यक्ति कहता है कि इस बार फसल उसने खुद चुना है और कंप्यूटर पर एक बच्चे की फोटो आती है जो ब्लूमिंग पेटल्स स्कूल से था। ये बच्चा जुनैद का भांजा यासिर था। जुनैद स्कूल जाता है और यासिर को एक टिफिन बॉक्स देता है जिसमें आधी फोटो और एक फोन था।
यासिर भी मकसद की बात करता है, यानी वह भी कट्टरपंथी हो चुका था। गुलनार अयान को सुला रही होती है जब अयान एक ऐसी कविता गाता है जो गुलनार ने उसे कभी नहीं सिखाई। अयान की नोटबुक में एक परछाई वाले बच्चे की फोटो बनी थी। गुलनार तुरंत उस खास कमरे में जाती है जहां वह इकबाल को चावल मछली रखते देखती है। तभी धुआं इकबाल को पोसेज कर लेता है और वह औरत की आवाज में कहता है कि जब मासूमों के दिलों में जहर घोला जाता है तब घाटी की गुहार से सायों को आजाद किया गया ताकि वे उनकी हिफाजत करें। फिर वह धुआं गुलनार को पोसेज करता है जिससे गुलनार एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। यहाँ वह नूरी सहित सभी गायब हुए बच्चों को देखती है जो किसी तरह की रोशनी से जुड़े हुए समाधि में थे। तभी पुलिस खालिद को पकड़कर उसकी धुलाई करती है। खालिद बताता है कि वह जुनैद के साथ मिलकर एक पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड ऑपरेशन कर रहा था। वे बच्चों का ब्रेन वॉश करते थे, उन्हें छिपाते थे और फिर सरहद पार पाकिस्तान ले जाते थे जहां उन्हें जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती थी। इसी प्रक्रिया को वे खेती कह रहे थे, लेकिन वे जिस बच्चे को भी चुनते वह बच्चा अपने आप गायब हो जा रहा था। इन आतंकियों को लग रहा था कि पुलिस उनके प्लान की भनक लगने पर बच्चों को गायब करके बचा रही है। गुलनार पुलिस स्टेशन आती है और रिदवान को बताती है कि उन्होंने नूरी और बाकी बच्चों को देखा है और यहाँ तक कि यह भी बता देती है कि अगला बच्चा कौन गायब होने वाला है। जुनैद अपनी पहली खेती पूरी करने जाता है, यानी यासिर को सरहद पार करवा रहा था। रिदवान वहाँ पहुँच जाते हैं और सरहद पार वाले आदमी को मार देते हैं। तभी एक पेड़ के अंदर से जादुई धुआं निकलती है जो यासिर को जकड़कर पेड़ के अंदर खींच लेती है। यासिर रिदवान की आंखों के सामने से गायब हो जाता है। रिदवान को अब यकीन हो जाता है कि इस केस में कुछ सुपरनैचुरल है। वह अपनी पत्नी और इकबाल के साथ मिलकर उस खास कमरे में जाते हैं। तभी अयान आता है जो स्पष्ट रूप से पोसेज था। पोसेज अयान अपना नाम ईला सप्पू बताता है और कहता है कि यह उसका घर है। वह बताता है कि उसके परिवार के साथ धोखा हुआ था। तभी जुनैद कुछ आतंकवादियों के साथ उनके घर पर हमला कर देता है। घर पर नेटवर्क ठीक से न आने के कारण वे समय से बैकअप नहीं बुला पाते। गोलीबारी होती है और आतंकवादी घर के अंदर घुस जाते हैं। घर के लाइट्स झिलमिलाते हैं और प्रेजेंट की स्टोरी में अब पस्त की स्टोरी भी मिक्स हो जाती है और हम देखते हैं कि यह उस समय की बात है जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मारा गया था। इस घर में सप्पू पंडित परिवार रहता था जिसमें डॉक्टर पिता, माँ, बड़ा बेटा शरद, बेटी ईला और कुत्ता शेरू। ईला की माँ ने उसके बाल काट दिए थे और टोपी पहना दी थी ताकि वह लड़का दिखे और उसकी जान बच जाए। कुछ मुस्लिमों ने घर में घुसकर पहले केयरटेकर रफीक को मारा, फिर डॉक्टर सप्पू को भी मार दिया। ईला और उसकी माँ छिप गईं, लेकिन उनकी पड़ोसी बच्ची जैनब ने घंटी बजाई। जैनब जो वास्तव में कट्टरपंथी बन चुकी थी ने चिल्ला चिल्ला कर आतंकियों को बता दिया कि माँ बेटी इस कमरे में छिपी है। ईला की माँ ने ईला को मंदिर वाले कमरे में छिपा दिया, पर आतंकवादी दोनों को मंदिर के अंदर ही मार देते हैं। कुत्ते शेरू ने भी हमला किया था, इसलिए वह भी मारा गया था। ज़ाइनाब के सर पर एक निशान था जिसे पोसेज अयान ने अपना सर नोचकर बनाकर बताया था कि ज़ाइनाब ने ही उनके परिवार को धोखा दिया था। प्रेजेंट में पोसेज गुलनार आतंकवादियों को मारती है। रिदवान भी लड़ते हैं। फिर घर में उन आत्माओं जो कि सप्पू परिवार और कुत्ते शेरू की आत्मा को देखा जाता है, जो सभी मिलकर बचे हुए आतंकवादियों पर हमला करके उन्हें खत्म कर देते हैं। जुनैद जो भागने की सोचता है, पुलिस के आने पर टीचर को बंदी बनाकर घर के बाहर लाता है। तभी बालकनी से अधिकारग्रस्त गुलनार गोली चलाती है और वह गोली सीधे टीचर को लगती है। रिदवान जुनैद को भी खत्म कर देते हैं और यहाँ पर ही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। टीचर का नाम जैनब था। जी हाँ, ये टीचर वही बच्ची है जिसने अतीत में सप्पू परिवार को फंसाया था। ज़ाइनाब अपने स्कूल में बच्चों को कट्टरपंथी बनाती थी और जो साथ नहीं होते थे उन्हें बहिष्कार करवाती थी, जैसे नूरी के साथ हुआ। जुनैद और खालिद जिससे कंप्यूटर पर बात करते थे वह यही टीचर जैनब थी। वह वॉइस चेंजर की मदद से अपनी आवाज पुरुष जैसी कर लेती थी और पूरी खेती की योजना बना रही थी। सप्पू परिवार की आत्माओं ने गुलनार के जरिए जैनब से अपना बदला ले लिया था। इसके बाद नूरी ठीक उसी जगह से वापस आती है जहां कमरे के अंदर सफेद ट्यूलिप फूल दिखा था। नूरी अपने परिवार से मिलती है और कहीं न कहीं उसकी अपने पिता को उसने माफ कर दिया था। नूरी को अपनी गलती का भी एहसास हो गया था। ये परिवार घर की तरफ देखता है जहां हम सप्पू परिवार की आत्माओं कुत्ते शेरू की आत्मा सहित को देखते हैं। धीरे धीरे सभी गायब हुए बच्चे वापस आ जाते हैं। ये स्पष्ट हो जाता है कि आत्माएं उन बच्चों को गायब करके बचा रही थी जो कट्टरपंथी होकर सरहद पार जाने वाले थे, यानी जो बच्चे खेती का शिकार होने वाले थे उन्हें आत्माएं सुरक्षित कर रही थी। रिदवान की फैमिली को इस घर से शिफ्ट होते देखा जाता है और रिदवान को ऑफिस में स्टैंडिंग ओवेशन भी मिलता है क्योंकि यह केस अब सॉल्व हो गया था। अंत में हमें मुंबई का सीन दिखाया जाता है जहां रिदवान और उनकी फैमिली शरद सप्राव से मिलते हैं जो डॉक्टर बन चुका है। सप्पू फैमिली का बड़ा बेटा शरद उस रात घर के बाहर था और किसी तरह बचकर कश्मीर से भाग निकला होगा।
उसने अपनी जिंदगी बनाई और फिलहाल वह डॉक्टर है। शरद को ये लोग कौड़ियाँ वाला बॉक्स देते हैं। इसे देखकर वह बहुत रोता है क्योंकि इससे वह और उसकी बहन बचपन में खेला करते थे। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।